दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें Q3 के रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया है। 3 कंपनीज के रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग है और कल के दिन काफ़ी बड़े एक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो अब दोस्तों कुछ बड़ी खबरों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि टोटल मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी ट्रेड डील होने को है इंडिया के साथ में। क्या यहाँ पे बातचीत करी जा रही है इंडिया और यूएस की? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे बातचीत है इंडिया और ईयू की, यानी यूरोपियन यूनियन की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे बड़ी डील क्यों है उसको मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बायलैटरल ट्रेड के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू। वर्थ कितनी है? 140 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब डील कौन सी है वो एक बार आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे एफटीए की बात की जा रही है, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी या तो जीरो या फिर ना के बराबर टैरिफ या जो टैक्स होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। सो यहाँ पे वो कंट्री जीतेगी जो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगी। ठीक है, अब टोटल डील होने दो, उसके बाद में क्या आउटकम आता है उसके बेसिस पे बातचीत होगी उसके बारे में। बाकी इसको ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट बोला जा रहा है। देखो नियरली 2 दशक हो चुके हैं, यानी 20 साल हो चुके हैं बातचीत को लेकर, नेगोशिएशंस को लेकर। अभी आप सोच रहे हो यूएस के साथ में इंडिया की डील हो जाए, यहाँ पे तो 20 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, तब जाके अभी होने की तैयारी में है। काफ़ी बार रुकावट आती है, काफ़ी बार डिफरेंसेस आते हैं की इशूज़ को लेकर। जैसे यूएस के साथ में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलती है। तो ये तो आप भूल जाओ कि जो भी होगा यूएस के साथ वो जल्दी होगा, काफ़ी टाइम लगता है। और जब तक ट्रंप है, जब तक मुझे बताइए, आपको मैं बता चुका हूँ डेटा को देखने के बाद में कि ये इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना डिले करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्रंप के पास में टैरिफ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इंडिया के द्वारा। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, अब ये अपन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। स्टिकिंग पॉइंट कौन कौन से थे? ऑटोमोबाइल, वाइन, एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डेटा प्रोडक्शंस, ये प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। इनके अंदर नेगोशिएशन के अंदर दोनों पार्टी अग्री नहीं थी। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डील हो सकती है। कब हो सकती है? इंडिया ईयू समिट 2026 में जो है, कब है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर ये होगा 27 जनवरी, 26 जनवरी, जो कि 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद में ये डील हो सकती है, या फिर चांसेस आर वेरी हाई कि ये डील हो जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं आउटकम कैसा आता है और क्या डील के अंदर हमको देखने को सुनने को एग्जैक्टली मिलता है। सो ये काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ी डेट है। साथ में देखिए दोस्तों, गोल्ड, चाइना, दोनों का बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। जितना ज़्यादा चाइना गोल्ड खरीदता जाएगा उतना तेज़ी से गोल्ड बढ़ता जाएगा। सिल्वर की बात अलग है, सिल्वर के अंदर अदर फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, तो सिल्वर को बहुत ज़्यादा तेज़ी इस वजह से मिल पा रही है, लेकिन गोल्ड भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो न्यूज़ ये है कि चाइना कट कर चुका है यूएस डेट होल्डिंग्स टू 17 ईयर्स लो। जैसे आप म्यूचुअल फंड में खरीदारी करते हैं तो डेट फंड आप खरीदते हैं जिसमें इंडिया की डेट आप लेते हैं, उसके बदले आपको रिटर्न्स जो भी है 6%, 5%, 7% वो मिल जाते हैं, फिक्स होते हैं, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होती हैं। सो कंट्रीज़ भी यही करती हैं। तो कंट्री अलग अलग कंट्रीज़ के डेट ट्रेजरीज को होल्ड करती है। तो चाइना ने उसको कट कर दिया, उसको बेच दिया है, 17 साल के लो पर लेकर जा चुका है। वो जो पैसा है ना, चाइना लगा चुका है गोल्ड पे। इस वजह से गोल्ड के प्राइजेस में काफ़ी अच्छी तेजी है। आप देख सकते हैं ये लोएस्ट लेवल है 2008 से। चाइना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चाइना डाइवर्सिफाई करा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। और अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करूं तो चाइना का जो रिजर्व है रिमेन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। रफली अमाउंट आप देख सकते हैं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का है दिसंबर 2025 में। सो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने रिजर्व्स को शिफ्ट किया है, स्विच किया है, डाइवर्सिफाई किया है गोल्ड के अंदर और साथ में ओवरसीज एक्विटीज़ के अंदर, जिसमें फॉरेन स्टॉक्स है और एसेट्स है। यानी बाकी जो कंट्रीज है उनके स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, साथ में गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि चाइना को रिटर्न्स ट्रेजरी में काफ़ी कम मिलेंगे गोल्ड के कंपैरिजन में, स्टॉक्स के कंपैरिजन में, तो वो प्ले अभी चाइना की तरफ से किया जा रहा है। साथ में हम गोल्ड को देख लेते हैं। सो गोल्ड का जो स्पॉट प्राइस है कल के दिन यानी पिछले ट्रेडिंग सेशंस में आधे % के साथ में नीचे गया था। थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो चाइना की तरफ से बाइंग आती है। पिछले 17 महीनों से चाइना कंटिन्यूसली, 14 या 17 महीनों से, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है,
कंटिन्यूसली चाइना गोल्ड में इन्वेस्ट करा है हर महीने। सो आप देख सकते हैं ये जो प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इससे डिमांड की वजह से देखने को मिल रहा है। और 10% गोल्ड गिरता है, उसके बाद में बाइंग, 2% गिरा उसके बाद में बाइंग, 5-6% गिरा उसके बाद में बाइंग। सो इन्वेस्टर्स अभी फोकस करें 5 to 10% करेक्शन आते ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें और उसके बाद में रैली का फायदा उठाएं। एग्जैक्टली होगा नहीं होगा आगे पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी यही सिचुएशन चल रही है। ट्रेंड रिवर्स होगा तो आपको चार्ट के पैटर्न में दिखेगा और उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। सो अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने 3 कंपनीज को डिस्कस किया था। बहुत ही खतरनाक Q3 के रिजल्ट आए थे, एक्सपेक्टेशंस का डेटा भी था, वो हमने चेक किया था। अब कुछ कंपनीज को देखते हैं। इरिडा 1% के साथ में नीचे था, 19 का पी अब इसमें हो चुका है। रिजल्ट कैसे गए? दिसंबर क्वार्टर में अच्छे गए थे, परसेंटेज बेसिस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन प्रॉब्लम वही थी एनपीए, जो कि कंटिन्यूसली कुछ क्वार्टर तक कंपनी दिखाएगी क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है 700 करोड़ का जेंसोल के अंदर। खबर दोस्तों ये है जिसका इम्पैक्ट होगा मंडे के दिन यानी कल के दिन, कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। कंपनी ने पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन दिया है जाम्बिया सोलर प्रोजेक्ट को। अमाउंट कितना है? $22 मिलियन का। इंटरनेशनल लोन्स भी काफ़ी हैवी होते हैं, अमाउंट वाइज भी। पॉइंट ये है कि रिकवरी होगी या नहीं होगी, टाइम पे होगी नहीं होगी, इंटरेस्ट इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी वही चल रही है। लोन कंपनी बांट देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लेने के लिए हर कोई तैयार है, वापस देने के लिए कोई तैयार होता है, कोई नहीं होता है, तो वो पॉइंट है यहाँ पे। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी आप देख सकते हैं जो इसके लो एंड हाईज हैं वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी तक रिवर्सल इसमें नहीं हुआ है। रिवर्सल जब भी होगा पता चलेगा, लेकिन गिरावट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है, तो देखते हैं रिवर्सल इसमें कब होता है। बाकी अभी फिलहाल के लिए नंबर्स को मार्केट ने देख लिया है, लेकिन मार्केट ने जस्ट एनपीएस के ऊपर भी बैट कर रखा है जो कि नेगेटिवली है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा कल के दिन। केन्स टेक्नोलॉजीज 2% के साथ में स्टॉक नीचे गया पिछले सेशन में। 61 का पी रेशो है, अभी भी वैसे हम देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, नंबर्स इसको काफ़ी कमाल के देने पड़ेंगे। कंपनी की जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से बताऊं तो वो काफ़ी अच्छी थी इस क्वार्टर के लिए भी, जो अभी रिजल्ट आएगा उसके लिए भी, और साथ में अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भी काफ़ी अच्छी थी। रीज़न क्या है उसके पीछे का, कि कंपनी को बताया मेरे पास में काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, सेमी कंडक्टर को लेकर आगे चल के हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। न्यूज़ ये है कि केन्स की जो एक सब्सिडरी कंपनी है केन्स सेमिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर का ही काम करती है, साइन कर चुकी है फिस्कल सपोर्ट पैक्ट विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सरकारी एक हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी ने साइन किया है, अच्छी बात है। ये न्यूज़ है, इम्पैक्ट होगा कल के दिन। रिजल्ट इसके कब आएंगे? केन्स के रिजल्ट अभी तक कंपनी ने बताया नहीं है कि कब आएंगे, देखते हैं। साथ में यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि स्टॉक गिर रहा था, नहीं पता क्या रीज़न था उसके पीछे का, हमने जस्ट ये देखा रेसिस्टेंस लिया कंपनी के स्टॉक ने और नीचे गिरना शुरू किया। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक न्यूज़ आती है, हो सकता है ये कोटक का फंड ही बेच रहा हो, क्योंकि कोटक के पास में न्यूज़ थी, कोटक ने रिसर्च की थी, कुछ गड़बड़ दिखी अकाउंट्स में कुछ गलतियाँ थी, उसके बाद में गलती उजागर हुई और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, बड़ी बड़ी गिरावटें चली, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने गिरावट के अंदर इन्वेस्ट किया, जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक पता नहीं है कि इश्यूज़ कितने बड़े हैं जब तक दूर रहना चाहिए। हर बार पॉलीकैप जैसा नहीं होगा, काफ़ी लोग पॉलीकैप से इसको कंपेयर करें, हर बार ऐसा नहीं होगा। उस टाइम चीज़ें प्ले कर गई, लक काम कर गया, साथ में रिसर्च भी अपनी थी, जब उसमें रिवर्सल हुआ था तो अपन ने उसको देखा भी था। खैर इस पे आते हैं। यहाँ पे भी अपन रिवर्सल के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जिसने भी अगर इस गिरावट में लिया होगा 30% नीचे है, किसी ने अगर इसको यहाँ पे मिड में भी लिया होगा तो भी 13-15% नीचे है। जब तक रिवर्सल नहीं होगा, जब तक कोई है नहीं इसके अंदर टेक्निकली इंडिकेशन स्ट्रांगनेस का, और देखते रिजल्ट कैसे आते हैं इस कंपनी के। बाकी स्टॉक अभी के समय काफ़ी वीक है। CDSL स्टॉक ने 1% की तेजी दिखाई, 63 का पीई रेशियो काफ़ी ऊपर है। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट कभी भी रिजल्ट के बेसिस पे परफॉर्म नहीं करवाता है स्टॉक को। पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं थे, स्टिल स्टॉक ने एक रिकवरी दी, क्योंकि बाजार फ्यूचर को देख के ये इस कंपनी के स्टॉक को रिएक्शन देता है कि रिजल्ट ने तो चलो ठीक है, आपने आपको ये बता दिया कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ, आगे के 3 महीने ना तो CDSL आपको बताएगा, CDSL कोई गाइडेंस देता ही नहीं, कोई कमेंट्री देता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, तो ऑब्वियस वो कैसे बताएगा। मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो निफ्टी को देखकर, टोटल मार्केट को देखकर
बुल मार्केट है तो CDSL अच्छा करेगा, बेयर मार्केट है तो खराब करेगा, साइडवेज है तो वो साइडवेज करेगा, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। पॉइंट ये है कि इस बार कंपनी के रिजल्ट अच्छे गए पिछले 3 क्वार्टर से, जो अभी अपने देखा, और डेटा EPS में इसका ये वो डेटा है, रीडिंग आप देख सकते हैं नीचे है। पॉइंट ये है कि अगले कुछ क्वार्टर में क्या कंपनी अच्छा कर सकती है क्या, या इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं क्या, कैसे एक्सपेक्ट करें या फिर किस तरह से अपन सोचें। ब्रोकिंग कंपनी के रिजल्ट आपने देखे, बहुत अच्छे थे। AMC कंपनीज के रिजल्ट देखें, बहुत अच्छे थे। IPOs भी अभी कुछ आए थे, सो ये पुश कर सकते हैं इसके नंबर्स को लेकर। बाकी रिजल्ट के अंदर पता चलेगा। प्रोमोटर 15%, कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है प्रोमोटर की इसमें, इस कंपनी के अंदर। बाकी FIs के स्टेक्स अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में इंक्रीज कर चुका है, DIs का भी स्टेक इंक्रीज कर चुका है, सो ये काफ़ी अच्छी बात है। FI DI ने दोनों ने बाइंग की इस क्वार्टर में। रिजल्ट देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं, डेट आप इसमें देख लो, 31 जनवरी को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकल एक बार आप चेक कर लेना, कुछ इश्यूज आ रहे थे चार्ट के अंदर तो वो ओपन हो नहीं पाया। बाकी जैन को देखते हैं, इसमें 8% की तेजी निकली है। 48 का P रेशो है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे इसके पिछले कुछ क्वार्टर से, लेकिन न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे लोग यही गलती कर जाते हैं कि रिजल्ट खराब आते हैं, फिर वो न्यूज़ को देखते हैं, ऑर्डर बुक अच्छी हो चुकी है, चलो पैसे लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट आते ही फिर वो नुकसान में जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी कल की न्यूज़ है और कल परसों की न्यूज़ है, उसके अंदर आप 9% स्टॉक को चलता हुआ देख पाओगे। 404 करोड़ रुपीज़ का डिफेंस ऑर्डर इसको मिला है। बट ऑर्डर मिलने से कुछ होगा नहीं, उसको टाइम पे पूरा करो, उसको डिलीवर करो, तब जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में दिखाई देगा। तो वैसे कंपनी कर नहीं पा रही है। सो प्योर टेक्निकली बैट है, काफ़ी रिस्की कंपनी है, काफ़ी सर्किट्स लगते हैं, ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक रिवर्सल देखा, उसके बाद में 70-73% ऊपर, फिर एक ब्रेकडाउन गया, फिर नीचे। तो जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने को इसमें। सो जस्ट एक सिखाने की वाली बात है। सेकंड जो कंपनी है, मतलब आगे की जो कंपनी है, इसका नाम है नियोजन केमिकल। इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे सर रिवर्सल हुआ है क्या। देखो रिवर्सल टेक्निकली होता है, वो देखो, फंडामेंटली भी देखो। फंडामेंटल में आपके नंबर्स आते हैं और नंबर्स कनेक्ट करते हैं आपकी वैल्यूएशन के साथ में। तो जितनी महंगी वैल्यूएशन उतने अच्छे नंबर्स आपको देने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल में ये रिस्क है। टेक्निकल सभी देखते हैं आगे चल के। जैसे फंडामेंटल्स में रिस्क आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मार्केट ने इसको दे दी है EV बैटरी केमिकल को लेकर। अब वो कंपनी कर नहीं पा रही है, तो स्टॉक नहीं चल पा रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई है, नंबर्स वैसे आ नहीं पा रहे हैं। सो ये रिस्क है। टेक्निकल्स में देखते हैं, टेक्निकल्स अच्छे इसमें हुए हैं। स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिखाया, उन लेवल्स पर स्टॉक पहुंचा जहां से काफ़ी बार तेजी दी है। यहाँ पे 50-60% के रिटर्न्स दिए इसने, यहाँ पे डबल हो गया पैसा। सो ये जो रिटर्न्स है ये आएंगे या फिर नहीं, वो देखते हैं। सो डेटा और पैटर्न काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन किसी ने किया है तो डेफिनेटली देख कर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा एक अच्छे वॉल्यूम्स थे, उसके बाद में ये तेजी बनी, या फिर ये वाली तेजी बनी। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स थे, सो ये तेजी कैप्चर हो गई, उसके बाद में ये तेजी। ठीक है, तो अभी भी अच्छे वॉल्यूम्स है। सो क्या ये हो सकता है क्या। देखो टेक्निकली तो हम बोल सकते हैं कि एक रिवर्सल है इसके अंदर, वॉल्यूम्स भी है, और यहाँ पे जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेसिस्टेंस बनता है, तो वो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओवर हाइप की वजह से स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, ये नहीं, कम से कम इसकी एक्सपेक्टेशंस भी करें तो अभी भी स्टॉक यहाँ से 40% के गैप पे दिखता है। अब ये जो टेक्निकल बैट है, अगर वो प्योर टेक्निकल बेसिस पे लेते हैं तो लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अगर फंडामेंटल्स बेसिस पे लेते हैं तो फिर ठीक है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस की जगह अपने नंबर्स को देख लिया और नंबर्स अच्छे हैं तभी आपने लिया होगा, नहीं तो फिर आप लोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, या तो इन्वेस्टर रिजल्ट का वेट करेगा या फिर वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में चीज़ों को देखेगा। ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है SBFC फाइनेंस। ऐसी कंपनी का मतलब पैटर्न कुछ ऐसा ही है। 5% की तेजी, 29 का P रेशो है। रिजल्ट इसके ओके ओके आते हैं, ना ही अच्छे ना ही खराब। और इस बार इसके रिजल्ट आएगी 24 तारीख को, और ओके ओके रिजल्ट के चक्कर में स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता रहता है। इन्वेस्टर को शांति से सपोर्ट पे बाइंग करने का मौका देता है, कभी 5%, कभी 10, कभी 15, कभी 20 रिटर्न्स देता है। और अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, जहाँ से एक बाइंग हुई, ये 5% तेजी जो हमने देखी वो, अगर इसको गैप हम देखें कि कितना गैप इसमें है,
शांत स्टॉक है, बात ज़्यादा कुछ न्यूज़ आती नहीं है इसकी, नंबर्स दे देगा बस, वही काफ़ी है। तो 12% का गैप है। सो ये भी है इन्वेस्टर्स की रडार पे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।